तो यारो कैसे हो आप लोग। वांडाविजन का एपिसोड 7 बहुत ज्यादा औसम था और इस एपिसोड से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैं अपनी ब्रेकडाउन वीडियो में जरूर रिवील करूंगा, तो एपिसोड 7 से रिलेटेड अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं फोर्थ वॉल ब्रेक करने पे, और ऐसा ही कुछ हमने एपिसोड 6 में भी देखा था, जिसमें टॉमी और बिली फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस एपिसोड में तो कमाल ही हो गया। वांडा की रियलिटी का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर इस एपिसोड में फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। लेकिन ऐसा इसलिए था कि ये एपिसोड बेस करता था मॉडर्न फैमिली पर, जो कि एक फेमस अमेरिकन सिटकॉम है, और वांडा विजन के इस एपिसोड की तरह उस सिटकॉम का हर कैरेक्टर फोर्थ वॉल को ब्रेक करता था और डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट करता था। वैसे आप लोग ये जान ही गए होंगे कि वांडा विजन का अब तक हर एपिसोड एक एरा को रिप्रेजेंट करता है, और इसी चीज से हमें वांडाविजन की टाइमलाइन का भी अंदाजा हो जाता है। मॉडर्न फैमिली 2009 से लेकर 2020 के दरमियान में चला था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न एरा में पहुंच चुके हैं और अब वांडाविजन का एपिसोड किसी भी सिटकॉम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से अगले 2 एपिसोड में वांडाविजन एमसीयू की करंट टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एपिसोड के पहले सीन पर, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शॉट में मैंने नोटिस किया वांडा के ब्लैंकेट का डिजाइन, जो कि है हेक्सागोनल शेप का। वांडाविजन के हर एपिसोड में हेक्सागोन्स हमें 3 से 4 जगह देखने को मिल ही जाते हैं, और अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि हेक्सागोन्स का कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर है, लेकिन वो मतलब क्या है शायद अगले 2 एपिसोड में रिवील हो जाए। एनीवेज अभी के लिए फोकस करते हैं वांडा के ऊपर, क्योंकि इस एपिसोड में यही दिखाया गया है कि वो रियलिटी जिसको वांडा ने क्रिएट किया है वो उस पर कंट्रोल लूज कर रही है। अब इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि वांडा ने लास्ट एपिसोड में हेक्स को एक्सपेंड कर दिया था, और मेरे ख्याल से अब इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना वांडा के बस की बात नहीं। और विजन के चले जाने के बाद वांडा वैसे भी मेंटल ब्रेकडाउन में है, शायद इसलिए वांडा से अब हेक्स कंट्रोल नहीं हो रहा। और ऐसा हमने एपिसोड में बहुत जगह देखा। एक जगह जब वांडा अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो आपने देखा होगा कि उसका मिल्क कार्टन ट्रांसफॉर्म होता रहता है। अब इस मिल्क कार्टन के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1970s के दौर में अमेरिका में जब कोई बच्चा गुम हो जाता था तो उसकी पिक्चर को मिल्क कार्टन के ऊपर प्रिंट किया जाता था, ताकि उस बच्चे को ढूंढने में आसानी हो सके। एपिसोड में जब मिल्क कार्टन ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो एक बच्चे की फोटो मिल्क कार्टन पे प्रिंट हुई होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है मिसिंग। मेरे ख्याल से शायद ये बच्चा ईटन पैड्स हो, जिसकी फोटो को पहली दफा मिल्क कार्टन पे प्रिंट किया गया था। और इसी सीन में जो शुगर पैक है उसके ऊपर लिखा हुआ है शुगर स्नैप्स। ऑब्वियसली ये रेफरेंस है थैनोस के स्नैप से, लेकिन इस बॉक्स की जो पैकिंग की गई है वो इंस्पायर्ड है केलॉग्स के शुगर स्मैक्स से। बात करें अगर इस एपिसोड के इंट्रो की, इस एपिसोड के इंट्रो का साउंड ट्रैक इंस्पायर्ड था द ऑफिस से, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन सिटकॉम है। एपिसोड के इंट्रो की फुटेज की बात की जाए तो वो इंस्पायर्ड था हैप्पी एंडिंग्स और मॉडर्न फैमिली से। वैसे एपिसोड के हर सीन में सिर्फ वांडा का नाम ही था, और हाँ वांडा के लिए कुछ मैसेजेस भी, और एंड पे सिर्फ विजन का नाम अटैच हो गया। अब ऐसा इंट्रो शायद वांडा की मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया हो। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, जहाँ वांडा से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, 1-2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो स्टॉक फिर दिखाया गया जो एपिसोड 3 में दिखाया गया था। ये स्टॉक दिखाने का मकसद मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि ये मेफिस्टो हो सकता है, क्योंकि मेफिस्टो एक डेविल है और वो एनिमल्स की शेप ले सकता है, और फिर कॉमिक्स में भी ऐसा होता रहा है। अगला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एजेंट वो मोनिका को ये बता रहे होते हैं कि डार्सी ने हेवर्ड का कंप्यूटर पूरी तरह हैक कर लिया था, और उससे ये पता चला है कि हेवर्ड विजन को दोबारा क्रिएट कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं इस एपिसोड में दिखाए जाने वाले एड के ऊपर। इस एड का डायरेक्ट रेफरेंस था मल्टीवर्स से, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है नेक्सस बीइंग्स का, मतलब ऐसे सुपर पावर बीइंग्स जो टाइम और रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और वांडा भी उनमें से एक है, क्योंकि वांडा भी टाइम और रियलिटी को चेंज कर सकती है। ऐसे लोगों पे नजर रखने के लिए मार्वल कॉमिक्स में एक अथॉरिटी है, जिसको टीवीए बोला जाता है, मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। और डिज्नी प्लस पे आने वाली अपकमिंग सीरीज लोकी में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वैसे भी आपने एड में सुना होगा कि बताया जा रहा है कि जब डिप्रेशन में हो तो नेक्सस की टैबलेट खाओ और अपनी एक रियलिटी बनाओ। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में एक गेटवे ऑफ नेक्सस भी है, जहाँ पर सारे का सारा मल्टीवर्स इंटरसेक्ट होता है, और इस गेटवे को भी किसी नेक्सस बीइंग ने बनाया था। ये शो आगे जाके डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्ट होने वाला है, तो मल्टीवर्स का हिंट मिलना ऑब्वियस है। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का पूरा फोकस मल्टीवर्स पर होगा। नेक्स्ट आते हैं मोनिका पर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में ही मैंने आपको बता दिया था कि हो सकता है अगले कुछ एपिसोड में हमें मोनिका फोटोन के रूप में दिखे, और इस एपिसोड में फाइनली ऐसा हो गया। वांडा जब मोनिका को अपनी रियलिटी से बाहर फेंकती है, उसके बाद से मोनिका के सेल्स में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इस एपिसोड में मोनिका जब दोबारा वांडा की रियलिटी में जाती है तो उसके सेल्स पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, और मोनिका को उसकी पावर्स मिल जाती हैं। इस एपिसोड में हमने मोनिका की पूरी पावर्स तो नहीं देखी, लेकिन हमें थोड़ा सा हिंट जरूर मिला है। चलो जो भी है, मोनिका को उसकी पावर्स मिली तो सही, बट वो तो सिर्फ वांडा की हेल्प करने हेक्स में जा रही थी। हेक्स में जाने के बाद मोनिका वांडा को कन्फ्रंट करती है, लेकिन वांडा मोनिका की नहीं सुनती और एग्नेस के साथ चली जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी सीन में हमें डॉटी दोबारा देखने को मिलती है, जिसको एपिसोड 2 के बाद अब देखा गया है। और इसके अलावा उस मेल
मैन को भी दोबारा देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से डॉटी और उस मेल मैन का कैरेक्टर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। वैसे मैं आप लोगों को डार्सी के बारे में बताना तो भूल ही गया था, जो कि लास्ट एपिसोड में वांडा के हेक्स में आ जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में ही विजन वांडा के स्पेल से डार्सी को बाहर निकालता है और अपने पास्ट के बारे में डार्सी से सब कुछ पूछता है। इसके अलावा इस एपिसोड में डार्सी के साथ कुछ खास तो नहीं होता, बस विजन और वो आपस में बातें करते रहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं एग्नेस को, क्योंकि इस एपिसोड में एग्नेस के बारे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एपिसोड के स्टार्ट में ही एग्नेस ट्विंस को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और एपिसोड के एंड तक वांडा को भी अपने घर ले आती है। एग्नेस के घर पे बैठे हुए वांडा ये नोटिस करती है कि टॉमी और बिली यहाँ पर नहीं है, जिसपे वो एग्नेस से पूछती है कि टॉमी और बिली कहाँ हैं। एग्नेस वांडा को बोलती है कि शायद वो बेसमेंट में खेल रहे होंगे। बच्चों को ढूंढने वांडा जाती है बेसमेंट में, और बेसमेंट में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। यहाँ पर एग्नेस रिवील करती है कि वही है एगाथा हार्कनेस, और इसके बारे में तो मैं आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड से बता रहा था। एगाथा हार्कनेस ये रिवील करती है कि वो कैसे वांडा की रियलिटी को शुरू से इम्पैक्ट कर रही थी, और वही थी जिसने स्पार्की को मारा था। और एक सीन से ये भी रिवील होता है कि पिएट्रो को वांडा के घर एग्नेस ने ही भेजा था, और अगाथा हार्कनेस ही पिएट्रो को कंट्रोल कर रही है। पिएट्रो से रिलेटेड एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, जिसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। उससे पहले आप लोगों को थोड़े से ईस्टर एग्स के बारे में बता दूं। वांडा जब एग्नेस के घर पे होती है तो उसको एक मक्खी दिखती है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि कॉमिक्स में मेफिस्टो का सबसे पहला अपीयरेंस मक्खी के रूप में ही हुआ था। वांडा जब एग्नेस के बेसमेंट में जाती है तो बहुत सी जगह पर डेविल के सिंबल थे। वैसे तो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इस शो का मेन विलन नाइटमेयर होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेफिस्टो और नाइटमेयर दोनों ही इस शो के विलन हो, लेकिन इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। टॉमी और बिली पर आए तो वो दोनों ही गायब हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कॉमिक्स में टॉमी और बिली मेफिस्टो की सोल का पार्ट है, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो। अब मैं यहाँ पर ये गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है मेफिस्टो को अपने बच्चे चाहिए हों हेल डायमेंशन से इस डायमेंशन में आने के लिए। एनीवेज अगले एपिसोड में इस बारे में जवाब मिल जाएगा, क्योंकि एग्नेस अकेले ही ये सब नहीं कर रही होगी। लास्ट में बात करते हैं पिएट्रो मैक्सिमोफ के बारे में, जिसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। मार्वल की मूवीज की तरह इस शो में हमें पहली दफा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, जहाँ पर मोनिका एग्नेस के बेसमेंट में घुसने की कोशिश कर रही होती है और पीछे से पिएट्रो आके बोलता है स्नूपर्स गोना स्नूप, मतलब तांग झांक करने वाले लोग तो तांग झांक करेंगे ही। तो मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ कि शायद अभी भी पिएट्रो अगाथा हार्कनेस के काबू में है, लेकिन अभी पिएट्रो के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या ये पिएट्रो फेक है या अगाथा हार्कनेस ने इसे फॉक्स यूनिवर्स से उठाया है। मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में इस चीज को भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको जरूर मिल जाए।